अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी रुबाबिया का दूसरा हिस्सा। मैं उस लड़की के रक्स को देख रहा था जिसका अंदाज मेरे लिए नया था। जितने भी मशरकी और मगरबी रक्स थे, ये उनमें से नहीं था। इस रक्स में एक अजीब सी शोरीदा सरी थी, तेजी और रवानी थी। लड़की की कमर, कूल्हे टांगें, शाने और सीने की हरकत इंतहाई पुरअसरार थीं। यूं महसूस हो रहा था जैसे कदीम मिस्र मेरे सामने जिंदा हो गया हो। फराइना का दौर, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, मेरी आंखों के सामने था। और ये शख्स जो फिरौन के लिबास में मलबूस और जरनिगार तख्त पर बैठा हुआ था, दर हकीकत कोई फिरौन ही मालूम होता था। रक्स में तेजी और तुंदई पैदा होती जा रही थी। उसके एक एक जाविये और बदन के एक एक जुम्बे से हजारों साल पुराने कदीम मिस्री रवायात का इजहार होता जा रहा था। जिस्म की हरकत, पैरों की जुम्बिश और सर को बार बार झटकाने का अंदाज वैसा ही था। मौसीकी और तेज़ हो गई और उसके साथ ही रक्स में मजीद जुलानी पैदा हो गई। लड़की एक मस्ती और बेखुदी की आलम में नाचती रही। मेरी पलकें भी नहीं झपक रही थीं। मुझे गिरदो पेश का कोई होश नहीं था, बल्कि मुझे तो ये एहसास भी नहीं रह गया था कि मैं कहाँ हूँ, या किसी अजीबो गरीब तरीके से मैं इस पुरअसरार मकान में आया हूँ। बस मैं रक्स करने वाली लड़की को देखे जा रहा था। लड़की हालात और माहौल से बेखबर नाच रही थी। कभी वो अपनी टांगों को दायरों में की शक्ल में घुमाती, कभी फिजा में उछालती और फिर घूमकर पुश्त को लचकाने लगती। एक सनसनी सी माहौल पर तारी हो गई थी। मौसीकी की आवाज़ के बावजूद मुझे करबो जवार में एक हौलनाक सन्नाटा महसूस हो रहा था। मेरा दिल इतनी तेज़ी से और ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था जैसे सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। यह हैरतनाक रक्स अपने उरूज पर पहुंचता जा रहा था और अब लड़की का बदन सीमाप की मानिंद थिरक रहा था। यूं लगता था जैसे उसका अंदर कोई मशीन बर्क रफ्तार से चल रही हो। इंसानी बदन में इतनी तेज़ी किसी तौर पैदा नहीं हो सकती थी। मौसीकी थी कि कान फाड़े दे रही थी और उसकी पुरअसरार कैफियत बदस्तूर कायम थी, लेकिन साजों की आवाज़ें तेज़ से तेज़ तर होती चली जा रही थीं। रक्स उरूज पर पहुंचा और फिर एकदम चारों तरफ खामोशी मुसलत हो गई। तख्त पर बैठे हुए शख्स ने गर्दन खम की और रकासा फिर उसके सामने सरबा सजूद हो गई। ये सब क्या है? मेरे खुदा, ये सब क्या है? मैं सोच रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आगे बढ़ूं, उस जगह पहुंच जाऊं जहां तख्त बिछा हुआ था और उस शख्स से पूछूं कि ये क्या माजरा है, वो कौन है। लेकिन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा बदन बेजान हो। मुझे यूं लगने लगा जैसे उन लोगों के दरमियान मेरा वजूद कोई मादी हैसियत ना रखता हो, बस एक हवा थी जो वहाँ मौजूद थी। दर हकीकत मैं अपने बदन को मुंतशिर महसूस कर रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे जिस्म और जान, मेरे औज़ा मेरे अपने ना हो, मैं उन पर ज़रा भी दस्तरस ना रखता हूँ। और वाकई मैं अपनी जगह से जुम्बिश भी ना कर सका। तभी कुछ हंगामा और शोर सा सुनाई दिया और उसके बाद चंद अजीबो गरीब लिबास में मलबूस अफराद, जिनके हाथों में लंबे लंबे नेज़े थे, एक शख्स को दोनों बाजू में जकड़े हुए अंदर ले आए। वो शख्स एक खूबसूरत जवान था जो कदीम मिस्री लिबास में ही में मलबूस था। उसके बदन पर जख्मों के निशानात थे। लाने वालों ने उसे लाकर जोर से धक्का दिया और वो तख्त पर बैठे हुए शख्स के सामने औंधा गिर पड़ा। तख्त पर बैठी हुई शख्स की नफरत अंगेज निगाहें उसे घूर रही थीं। फिर उसने बिगड़ी हुई आवाज़ में कहा, इसे सीधा खड़ा कर दो। और दरबारियों में से चंद अफराद ने उसकी हदायत पर अमल किया। हाँ तो ये है अनातूस, बहुत शोर सुनते थे। इसका कहाँ है तेरी महबूबा अनातूस? जवाब दे। बुला उसे कि तेरा हाल देखे। बुला उसे कि उसे फ़िरौन से गद्दारी करने की सज़ा मालूम हो, लेकिन कसूरवार वो नहीं है। रुबाबिया बेकसूर है, हम जानते हैं। हम उसे उस वक़्त से जानते हैं जब वो नौखेज़ थी। हाँ, और यकीन कर अनातूस कि हमने उसे उसी वक़्त से अपने हरम के लिए मुंतखब कर लिया था जब उसकी उम्र समझने की ना थी। लेकिन तूने ये ना सोचा कि फ़िरौन की महबूबा तेरी महबूबा कैसे बन सकती है। नौजवान अपनी जगह खड़ा हुआ था। उसकी आंखों से गैज़ व गज़ब का इजहार हो रहा था। फिर उसने गरजते हुए लहजे में कहा, नापाक पुरहौस बदकुमास बादशाह, तेरी कलमरों में बुराइयां ही बुराइयां हैं। तूने अपने आबाओ अजदाद के नाम को जिस तरह ज़मीन बोस किया है, मिस्र की दरो दीवार उसे अच्छी तरह से जानते हैं।
सब कुछ तेरे काबू में है, लेकिन मोहब्बत और दिलों के जज्बे तेरी दस्तरस से बाहर हैं। हासिल कर सकता है तो उन्हें अपनी कुव्वत के बल पर हासिल कर ले। हाँ, रुबाबिया मेरी महबूबा है और मेरी महबूबा रहेगी। वो मेरे लिए जिंदा है और मेरे ही लिए जान दे देगी। तख्त पर बैठे हुए शख्स के अंदाज में थरथरी पैदा हो गई। उसने खूनख्वार आवाज में कहा, ले जाओ इस मरदूद को और सखारा की तारीख गारों में फेंक दो, ताकि ये मोहब्बत का नाम भूल जाए। इसे एहसास हो जाए कि इसने रामीन की महबूबा पर निगाह गलत डालकर अपने लिए किस तरह मौत को आवाज़ दी थी। ले जाओ इसे, मेरे सामने से ले जाओ। तख्त पर बैठा हुआ शख्स गुस्से से खड़ा हो गया और बहुत से सिपाही उस नौजवान के गिर्द आ खड़े हुए। फिर मैंने देखा कि वो उस नौजवान को बाजुओं से पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। माहौल मेरे सामने बदलने लगा। मेरी निगाहें उसका ताक़ुब कर रही थीं। मैं सिपाहियों को देख रहा था जो उसे लिए जा रहे थे। मिस्र के तंगो तारीख गलियों और बाज़ारों में कदीम मिस्र का ये अजीम शहर, जो एक ज़माने की तहजीब का गवारा था, रात की जुल्फ़ें बखेरने के साथ जवान हो चुका था। हसीन जमील औरतें और मर्द बनाव सिंगार करके सड़कों पर निकल आए थे। मशालों की जर्द रोशनी में उनके गुलाबी चेहरे और जरको बर्क लिबास सितारों की तरह दमक रहे थे। सिपाही उस बदनसीब शख्स को उन लोगों के दरमियान से गुजारते हुए शहर के पुररौनक इलाकों से निकाल कर वीरानों में ले आए और फिर शायद वो सखारा के अमीक अगार में थे, जिनके अतराफ पत्थरों के बड़े बड़े चट्टानें खड़ी हुई थी। मैंने उन हौलनाक चट्टानों की तरफ देखा और फिर मुझे उस गार की गहराई नज़र आई जो उस बदनसीब का मदफन बनने वाली थी। इंतहाई बुलंदी थी, जहां उन्होंने उसे एक चट्टान पर खड़ा किया और फिर सिपाहियों ने उसे नेज़े चबो चबो कर नीचे धकेल दिया। गिरने वाले नौजवान की दर्दनाक चीख बहुत तवील थी और इसके साथ ही मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं गिर पड़ूंगा। मेरी टांगें बेजान सी होने लगी थीं। बमुश्किल तमाम मैंने खुद को संभाला और फिर मैंने अपने अतराफ में देखा, लेकिन उस वक़्त मैं शिद्दत हैरत से उछल पड़ा जब मैंने खुद को वहाँ तन्हा महसूस किया। वही जगह थी मेरे अकब में, वही दरवाज़ा था जिससे हल्की नीली रोशनी फूट रही थी। यह नीली रोशनी कहाँ से आई मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन जिस जगह मैं खड़ा था वो वीरान थी। अब ना वहाँ कोई तख्त था, ना दरबारी, कोई भी नहीं था, बस सुनसान सा वीरान सा मैदान। मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। दर हकीकत मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी एक ख़ास अंदाज में गुजारी है। बहुत से कठिन और खौफनाक मराहिल मुझ पर गुजर चुके हैं और मैं कभी खौफज़दा नहीं हुआ। इस वक्त ज़िंदगी में पहली बार मुझे खौफ का एहसास हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं दहशत ज़दा सा उस दरवाजे की जानिब पलटा। उस वीराने में मैं आगे कदम नहीं बढ़ा सकता था। गोल दरवाजे से मैं दूसरी तरफ निकल आया। दूसरी तरफ हाल उसी तरह खामोश पड़ा हुआ था, लेकिन इस हाल के एक गोशे में एक कुर्सी का इजाफा हो गया था और उस कुर्सी पर वो बैठी हुई थी। 100% वही, हाँ ये वही थी। मैं दावे से कह सकता हूँ, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये वही लड़की थी जो वर में बैठी हुई थी। उस वक़्त भी वो जदीद लिबास में मलबूस थी और उसके सुलगते हुए नकूश मेरी जानिब निगरान थे। मैं जो कुछ देख कर आ रहा था उसके बाद मुझे अपने हवास पर काबू रखना बेहद मुश्किल मालूम हो रहा था। मुझे यकीन था कि मैं लड़की के सामने अपनी शख्सियत बरकरार नहीं रख सकूंगा। मैं इस तमाम हंगामे को कोई नाम नहीं दे सकता था। शायद मैं किसी तलेसम कदे में आ फंसा था। शायद मिस्र के पुरअसरार रवायत मुझसे लिपट गई थी और मैं उनसे नहीं निकल सकता था। मैं बुरी तरह फंस गया था। हाँ, उन हसीन और रंगीन पुरअसरार रवायतों में से एक कहानी मेरी अपनी ज़ात से भी मुंसलिक हो चुकी थी। मेरे कदम ठिठक गए। मैंने पलटकर सामने की दरवाजे की जानिब देखा। वो बंद था। अकबी दरवाजे से वही नीली रोशनी फूट रही थी। गोया मेरे लिए फरार का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजे के बिल्कुल करीब ही वही कुर्सी पर बैठी हुई थी जो मेरी जानिब निगरान थी। उस वक़्त उसकी आंखों में वो शौखी और वो चमक नहीं थी जो मैंने कावा खाने के उस वर में महसूस की थी, बल्कि उस वक़्त उन आंखों में एक उदासी सी थी
تھکی تھکی سی اداسی، میرے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اس کے نزدیک سے گزروں، اس سے بات کروں، اس احمقانہ خوف کو دل سے نکال دوں، ہر چند کہ میں طلسم قدے میں تھا اور نہیں جانتا تھا کہ میں کس کے درمیان ہوں، لیکن بہر طور مجھے خود کو سنبھالنا تھا اور میں اپنی کوشش میں کافی دیر کے بعد کامیاب ہو سکا۔ جس وقت میں نے اس لڑکی کو کعبہ خانے میں دیکھا تھا تو میں دل میں ایک حسرت سی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ میرے دل میں آرزو ابری تھی کہ کاش میں اس کا قرب حاصل کر سکوں، کسی طرح اس کی رفاقت کے کچھ لمحات مجھے میسر آ جائیں، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ اب وقت بدل چکا تھا اور اب تو میں صرف خوف و دہشت کے عالم میں تھا اور یہاں سے نکل جانے کا خواہش مند تھا۔ بہر طور میں چند قدم آگے بڑھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک استقبالیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹھو، اس نے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا، لیکن میں اسی طرح کھڑا رہا۔ براہ کرم بیٹھ جاؤ، جو کچھ ہوا یہ بہت ضروری تھا، تمہیں کچھ بتانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا تم کون ہو اور تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو کچھ میں نے دیکھا اس دروازے کی دوسری طرف، جو کچھ تھا وہ سب کیا تھا؟ کیا تم مجھے کسی طلسم میں گرفتار کرنا چاہتی ہو؟ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ مجھے اپنی آواز کھوکھلی محسوس ہو رہی تھی جسے میں پررو بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن 100% اس میں ناکام تھا۔ وہ نرم اور غمناک نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، اس کے حسین لب اب بھی اسی طرح تھے۔ وہ لب واہ ہوتی تو ایک عجیب سا پرکشش احساس ہوتا، یہ احساس دل میں چنگاریاں بکھیر دیتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ اس کے بالکل نزدیک پہنچ جایا جائے، اس سے بہت قریب سے دیکھا جائے، لیکن وہ حیرت کدہ جسے میں ابھی چھوڑ کر آ رہا تھا مجھے دوسرے احساسات کی جال میں نہیں پھنسنے دے رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا، تب وہ آہستہ سے بولی، میں تمہارے ہی لیے اس کعبہ خانے میں پہنچی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تم دیکھو، مجھ سے ملنے کی آرزو کرو، اس طرح میری مشکل آسان ہو سکتی تھی۔ اپنے طور پر مجھے تم سے مخاطب ہونے کی اجازت نہ تھی۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ میں نے کسی حد تک خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ، تم ایک بالکل دوستانہ ماحول میں ہو، یہاں تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، میں تم سے مدد حاصل کرنا چاہتی ہوں، تم میری امید کا واحد مرکز ہو۔ اوہ کمال کی بات ہے، لیکن میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں، اس سے قبل میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا اور میں تمہاری امیدوں کا مرکز بھی بن گیا۔ ہاں، بعض اوقات حالات کچھ اس طرح ہوتے ہیں۔ میں اگر تمہیں اتنا بتا دوں کہ میں اس وقت بھی تم سے ملنے کی مشتاق تھی اور تمہاری متمنی تھی جب تم جیل میں تھے۔ میں تمہاری رہائی کا انتظار کر رہی تھی اور تمہیں اپنی مدد کے لیے آمادہ کرنے کی خواہش مند تھی۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ اگر دوستوں کی طرح بیٹھ جاؤ تو کیا حرج ہے؟ اس نے کسی قدر شکایتی انداز میں کہا۔ ایسی اپنائیت تھی اس کے انداز میں جیسے وہ برسوں سے میری شناسا ہو، لیکن میں نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اس سے قبل کبھی میری نگاہوں میں آ جاتی تو میں کبھی اسے بھول نہیں سکتا تھا۔ پھر یہ کون ہے جو اس طرح میری شناسا بننے کی کوشش کر رہی ہے؟ وہ مجھ سے کیسی امداد چاہتی ہے؟ میں سوچتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کرسی میرے نزدیک کھسکائی اور اب وہ مجھ سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر تھی۔ میرا نام ربابیہ ہے، وہ آہستہ سے بولی، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ نام میں نے پہلے بھی سن چکا ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس دبلے پتلے شخص نے جو کعبہ خانے میں مجھے ملا تھا میرے سامنے یہ نام لیا تھا، اور اس کے علاوہ تھوڑی دیر قبل اس زرنگار تخت پر بیٹھے ہوئے شخص نے بھی یہ نام اپنی زبان سے لیا تھا۔ میں سحر زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ ربابیہ؟ ہاں ربابیہ، میرا محبوب گم ہو گیا ہے، مجھے اناتوس کی تلاش ہے۔ ایک بار پھر میں چونک پڑا، یہ نام بھی میں نے اسی پراسرار دربار میں سنا تھا۔ میں بدستور اسے دیکھتا رہا۔ اناتوس مجھ سے بچھڑ گیا، میں اس کے بغیر اس کائنات میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہوں۔ سمندر ہمارے راستے میں مزاحم ہے، مجھے گہرے پانیوں میں جانے کی اجازت نہیں، میں تو بے دست و پا ہوں۔ کوئی ایسا دل والا درکار ہے مجھے جو میری مدد کرے۔ سنا تم نے قدیم مصر کی اس عجیب دور کی داستان ہوں میں، جب رامیس سامی مصر پر حکمران تھا، فرعون ناہم۔ میں اس دور کی ایک غمزدہ عورت ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ اس دور؟ میرا مطلب ہے اب۔
ओह मेरे दोस्त, मेरे हमदम, तुम तवज्जो से मेरी दास्तान सुनो तो मैं तुम्हारी ममनून होगी। उसके बाद अगर तुम्हारा दिल चाहे तो मेरी इमदाद कर देना। उसके बाद मैं तुम्हें मजबूर ना कर सकूँगी। और हाँ, अगर तुमने मेरे साथ ये मेहरबानी की तो मैं तुम्हें इसका सिला दूँगी। तुम यकीन करो, मुझे तुम्हारी मदद की शदीद ज़रूरत है। मगर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? और ये ड्रामा, ये कहानी, मेरा मतलब है तुमने जो ये सब कुछ कहा है वो मेरे लिए बड़ा अजीब और अनोखा है। मुझे एहसास है, लेकिन मैं क्या करूं? ये सब कुछ हकीकत है, एक ठोस हकीकत जो सदियों पहले गुजर चुकी है। मगर क्या तुम सदियों से ज़िंदा हो? मेरा मतलब है कि तुम इस शक्ल में। हाँ, मैं सदियों से तड़प रही हूँ, सदियों से सिसक रही हूँ, सदियों से बेकरार हूँ। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, कोई नहीं मिलता था मुझे जो मेरा महबूब लौटा दे। बहुत अरसे के बाद तुमसे ये आस लगाई है। मुझे मायूस ना करो, मेरा महबूब लौटा दो। मैं हैरतनाक निगाहों से उसे देखने लगा। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा महबूब कहाँ है? समंदर की गहराइयों में। जालिम ने उसे इतनी दूर फेंक दिया है कि मैं उस तक नहीं पहुंच सकती। और मेरी बदनसीबी उसे मुझसे इतनी दूर कर दिया है कि मैं अब उसका ख्याल जहन में भी नहीं ला सकती। उसके मुंह से सिसकियाँ निकलने लगीं और मैं परेशानी से सर खुजाने लगा। काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। मेरे जहन में उलझनों के सिवा कुछ नहीं था। मुझे उस लड़की से या उस रूह से कोई हमदर्दी नहीं थी। ना ही मैं लड़कियों से ख़ास तौर पर खूबसूरत लड़कियों की मदद करने का ख्वाहिशमंद जज्बाती नौजवान था। मैं तो किसी और ही मकसद के तहत यहाँ आया था। 5 साल की भूख प्यास जागी हुई थी और वास्ता एक रूह से पड़ गया था। लेकिन रूह के जाल से निकलना भी आसान नहीं होता। मेरे दिल में इस वक्त सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि किस तरह इस जंजाल से निकल जाऊं और कोई जगह तलाश करके सुकून की पहली रात गुजारूं जो मुझे 5 साल के बाद नसीब हुई थी। रोती हुई लड़की ने निगाह उठाकर मुझे देखा। तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता? क्या वाकई तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? मगर मोहतरमा, मेरा मतलब है रूह साहिबा, मैं आपकी क्या मदद करूं? कौन है आपका महबूब और कहाँ है? मेरा मतलब है अनातूस को मैं कौन से समंदर में तलाश करूं और कितनी गहराइयों में तलाश करूं? मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी, तुम्हें वो जगह बताऊंगी जहां अनातूस समंदर की गहराइयों में मौजूद है। तुम एक माहिर गोताखोर हो, अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ कर सकते हो। खूब, आपने मेरे बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ ये हकीकत है। मगर अनातूस समंदर की गहराइयों में कैसे पहुंच गया? जो कुछ तुम देख चुके हो वो कहानी का एक हिस्सा था। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हें इस दास्तान की दूसरी कड़ी सुनाऊं। सुना दो, मैंने ढीले लहजे में कहा। यूं लगता था जैसे ये रात मेरे लिए नहुसत की रात हो। तमाम ख्वाहिशें खाक में मिल गई थीं। वो चंद लम्हात मुझे देखती रही, फिर बोली, मेरा नाम रुबाबिया है, कदीम मिस्र के एक ताजिर की बेटी हूँ। रामीस ने मुझे जश्न सीमे के मौके पर देखा था और दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि मुझे अपने हरम में दाखिल कर लेगा। जबकि मैंने गमज़दा अनातूस से मोहब्बत करती थी और मैंने उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा था। हमारी मोहब्बत की राह में कोई मुश्किल नहीं थी और कुछ अरसा के बाद हम यकजा होने वाले थे। लेकिन हमारी बदबख्ती, मेरे ताजिर वालिद को रामीस का पैगाम मिला और वो मुसर्रा से दीवाने हो गए। वो ताजिर थे और शहनशाह वक्त की कुर्बत उन्हें दौलतमंद से दौलतमंद तर बना सकती थी। इसलिए वो पुराने वादे भूल गए और उन्होंने उस पैगाम का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि ये उनकी खुशबख्ती है कि उन्हें और उनकी बेटी को ये मर्तबा मिल रहा है। एक वक़्त मुकर्रर हो गया और उन्होंने मुझे सजाब बनाकर रामीस की खलवत में भेज दिया। मैं तड़पती सिसकती गई थी। अनातूस दीवाना हो गया था। वो रामीस के महल में घुस गया और उस वक़्त उसकी खलवत में पहुंच गया जब वो मेरी जानिब बढ़ रहा था। उसने चीख कर रामीस से कहा कि रुबाबिया उसकी महबूबा है, हम एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते। गज़बनाक शहनशाह ने उसे गिरफ्तार करा दिया। मैं अनातूस के लिए तड़प रही थी। अनातूस को गिरफ्तार करा के वो मेरी जानिब राग़िब हुआ तो मैंने नफ़रत से उस पर थूक दिया। मैंने उससे कहा कि मैं अपने महबूब की अमानत हूँ। उसके बाद उसने मुझे ना छुआ, लेकिन फिर उसने अनातूस को रिहा करा दिया और सड़कों और गलियों में भटकने के लिए छोड़ दिया। अनातूस पागल हो गया था। दूसरी तरफ मैं कैद थी।
پھر ایک دن اناتوس فرعون کے دربار میں گھس آیا اور رامائیس نے برگزشتہ ہو کر اسے سخارا کے گہرے غاروں میں پھینکوا دیا۔ میرے اناتوس نے میرے لیے جان دے دی تھی۔ رامائیس نے مجھے تڑپانے کے لیے اناتوس کی موت کی کہانی سنائی اور میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے ایک ترکیب سوچی اور پھر میں نے رامائیس سے کہا کہ مجھے اس کی لغو باتوں پر یقین نہیں۔ اس پر رامائیس نے تیاریاں کی اور مجھے لے کر سخارا کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے مجھے وہ غار دکھائے جس میں اناتوس کو پھینکا گیا تھا۔ میں تو خود یہی چاہتی تھی۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔